Hello students, welcome back to our online classes at Shri Ram College 17 Nandi Rai Secondary. Students, previous class में हम पीबी शैली के बारे में पढ़ चुके थे। उनकी पॉइंट डिस्कस करनी है हमें और टू द वेस्ट में, जो कि आपके सिलेबस बीए बीएड सेकेंड ईयर के अंदर है, आपके सिलेबस के अंदर प्रिस्क्राइब है क्योंकि एमजीएसयू का सिलेबस है स्टूडेंट्स। तो पीबी शैले के बारे में स्टूडेंट्स आपने पढ़ा था कि पीबी शैले एक यंगर रोमांटिक पॉइंट है। हमने हमारी प्रीवियस क्लास में एक शॉर्ट बायोग्राफी की थी पीबी शैले की, जिसमें स्टूडेंट्स आपने देखा था कि जो पीबी शैले हैं, पीबी शैले एक यंगर रोमांटिक पॉइंट है जो कि 1792 के अंदर इनका बर्थ होता है और 1822 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स। बिल्कुल आपको याद होगा स्टूडेंट्स, 4th of August 1792 का बर्थ होता है और 8th of July 1822 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है, सिर्फ 30 साल की एज में। इनकी जो लाइफ टेन्योर था बहुत ही कम रहा था। अब पीबी शैले की जो डेथ हुई थी स्टूडेंट्स, वो एक नाव में डूबने से हुई थी। ये नाव में जा रहे थे, बोट में जा रहे थे, तो उस बोट के डूबने से, उस नाव के डूबने से इनकी डेथ हो जाती है। वहां पे इटली के अंदर डेथ होती है इनकी स्टूडेंट्स। ओके, यंगर रोमांटिक पोएट्स है। इनका नाम किसके साथ में इंक्लूड किया जाता है? आपने बिल्कुल सुना है, जॉन कीट्स, लॉर्ड बायरन और पीबी शैले। स्टूडेंट्स, ये ऐसे पोएट हैं जिनको हम क्या मानते हैं? यंगर रोमांटिक्स मानते हैं। क्या मानते हैं? यंगर रोमांटिक्स। बहुत ही कम इसके अंदर पीबी शैले की डेथ हो जाती है, उनसे भी कम जॉन कीट्स की डेथ हो जाती है स्टूडेंट्स। ओके, पीबी शैले के बारे में मैंने बताया था कि पीबी शैले की अचीवमेंट्स क्या है, बहुत ही साइंटिफिक लिखते थे। साइंटिफिक से स्टूडेंट्स आपको बताऊं कि जो हमारे पीबी शैले हैं, ये बेसिकली एक साइंस के स्टूडेंट थे। जो इनका स्ट्रीम था ना स्टडी का स्टूडेंट्स, वो क्या था? साइंस स्ट्रीम के अंदर थे। और कहां पढ़ते थे ये? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कहां पढ़ते थे? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। अब हुआ यूं था कि इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक पॉम्फलेट छपवाया। क्या छपवाया? एक पॉम्फलेट। जैसा आप अक्सर देखते हैं ना स्टूडेंट्स, पॉम्फलेट किसको कहते हैं? आप अखबार वगैरह में देखते हैं जो ऐड आती है। तो वैसे ही बहुत सारे ऐसे पोएट्स थे जो पहले अपनी पोएट्री को, अपनी कॉम्पोजिशंस को किसके थ्रू नोटिस करवाते थे लोगों को? पॉम्फलेट के थ्रू। तो इन्होंने द नेसेसिटी ऑफ एस्थेटिज्म, ओके, द नेसेसिटी ऑफ एस्थेटिज्म नाम से एक पॉम्फलेट अपनी कॉम्पोजिशन को इन्होंने सभी को बांट दिया। सभी के अंदर उस पॉम्फलेट में इन्होंने क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। तो जिसकी वजह से क्या हुआ? इनके उस पॉम्फलेट का क्या हुआ? उसका अपोज किया गया, उसको ओमिशन किया गया, उसका विरोध किया गया और बाद में इनको ऑक्सफोर्ड से क्या कर दिया गया था? इनको वहां से निकाल दिया गया, बाईकाट कर दिया गया था इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में से, क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसा लिख दिया था जो लोगों को अच्छा नहीं लगा और लोग इनके विरोध में खड़े हो गए और बाद में इनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया था। बेसिकली ये एक साइंस के स्टूडेंट थे। ओके, पीबी शैले। तो पीबी शैले साइंटिफिक लिखते थे, फिलोसॉफिकल लिखते थे, पोएट थे, नॉवेलिस्ट थे, बहुत ही एमिनेंट पर्सनैलिटी रहे हैं हमारे जो पीबी शैले है। इन्होंने जॉन कीट्स पर स्टूडेंट्स एक एलिजी लिखी थी, जब मैंने मेरी प्रीवियस क्लास में बता दिया था, एडुलस नाम से लिखी थी इन्होंने। ओके, इनकी एक पॉइंट है टू द क्लाउड है, जैसे टू द क्लाउड में इन्होंने जो हमारा वाष्पीकरण होता है, जो उसकी पूरी प्रोसेस को इन्होंने अपनी पूरी पॉइंट के अंदर बता दिया। तो आपको इनकी पॉइंट्स के अंदर जो साइंटिफिक चीजें वो मिलेंगी। अब जैसे हमारी जो करंट पॉइंट है और कितना वेस्टविंड है, ये भी साइंटिफिकली तरीके से लिखा है इन्होंने कि किस प्रकार से जो हवा आती है वो क्या करती है, वेस्ट से आने वाली हवा क्या करती है, या ईस्ट से स्प्रिंग में आने वाली हवा क्या करती है। तो आपको ऐसा लगेगा कि ये साइंटिफिक तरीके से लिखा हुआ है। ओके, अब हम बात करते हैं, आपको मैंने शुरू से बताया था कि ये पॉइंट बेसिकली जो पोएट ने लिखी थी उसके पीछे इसकी इंस्पिरेशन क्या थी। कुछ लोग मानते हैं कि इनकी बेटे की डेथ हो जाती है विलियम की, तब लिखा था, और कुछ कहते हैं कि जो पीटरलू मैसेकर हुआ था। कौन सा मैसेकर था? पीटरलू। आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था, जो 1819 में हुआ था, 16 अगस्त। तो वहां पे जब 60,000 जो घुड़सवार थे वो लोगों के बीच में आ गए थे, क्राउड के बीच में। ओके, तो पोएट क्या करता है? रिफॉर्म की डिमांड करता है, रेवोल्यूशन की डिमांड करता है। ओके, तो पोएट के लिए जो वेस्ट है वो क्या बन जाती है? एक ट्रॉप बन जाती है, उनके लिए मीडियम बन जाती है कि वो अपनी फीलिंग
और बेसिकली स्टूडेंट्स ये क्या है, एक ऑड है, ये क्या है, एक ऑड है। अब आपको बता दो जानकारी के लिए आपकी कि ऑड क्या होता है। बेसिकली ऑड क्या होता है, एक लिरिकल पोएम होती है, लिरिकल पोएम विद कॉम्प्लेक्स स्टैंजा, ओके। लिरिकल पोएम होती है और बेसिकली ये पोएम होती है वो किसको एड्रेस की जाती है, या तो किसी ह्यूमन बीइंग को या किसी, आप कह सकते हैं कि नेचर का कोई वो फिगर हो सकता है, कोई वो हीरो हो सकता है जिसको एड्रेस की जाती है ये, ठीक है। तो बेसिकली ये एक एड्रेस सॉन्ग होता है। ऑड क्या होता है, एड्रेस सॉन्ग होता है, जो कि आप अपनी बीएड फर्स्ट ईयर में आपको इसके बारे में बिल्कुल बताया था कि ऑड क्या होती है, ओके। एड्रेस सॉन्ग होता है इसके अंदर पर्सनल इमोशन हो सकती है, ओके, या इसके अंदर किसी नेचर की चीज को एड्रेस कर सकते हैं, जैसे अभी उन्होंने वेस्ट विंड को एड्रेस किया, यानी कि पूरे का पूरा ये जो लिरिक है, जो पूरा गीत है, इन्होंने इसमें किसको एड्रेस किया है, इसको वेस्ट विंड को किया, ओके। तो ये थोड़ा सा आपको मैंने पोएम के बारे में बता दिया, आप पोएट के बारे में बता दिया, प्रीवियस क्लास को आप दोबारा देखें, आपको क्लियर समझ आएगा। अब हम बात करते हैं इनकी जो पोएम है ऑन टू द वेस्ट विंड, वो लिखी कैसे दी है, 5 कैंटोस में लिखी गई है। इसमें 5 कैंटो हैं, कितने कैंटोस हैं, 5 कैंटोस, और हर कैंटो में लाइंस कितनी है स्टूडेंट्स, 14 लाइंस है, कितनी है, 14 लाइंस है। यू कैन आल्सो से कि पीपी शैली ने हर कैंटो के अंदर क्या बनाई है, एक सोनेट बनाई है। अब यहां भी आप देख रहे हैं कि लाइंस कितनी है, 14 लाइंस है मेरे पास, कितनी लाइंस है स्टूडेंट्स, 14 लाइंस है मेरे पास। ये देखिए इसी का जो बी के सी के अंदर है, ये लाइन होगी, ये 2, ये 3, और फिर इस तरीके से 3, फिर ये 3, फिर ये 3, और फिर ये 2, ओके। तो मेरे पास ये भी 14 लाइंस है, यानी कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये मैंने जो ऑन टू द वेस्ट विंड है उसका कैंटो फर्स्ट हम करने वाले हैं आज। ऑन टू द वेस्ट विंड का कैंटो कौन सा करने वाले हैं, फर्स्ट, जो कि अपने आप में एक सोनेट है। क्या है, सोनेट है। और ये सोनेट कौन से मॉडल पर लिखी गई है, पेट्रार्कन मॉडल पर लिखी गई है। कौन से पे, पेट्रार्कन, पेट्रार्कन, ओके। स्टूडेंट्स यू नो कि सोनेट दो प्रकार की होती है, इंग्लिश सोनेट या पेट्रार्कन सोनेट। तो ये जो हमारी सोनेट है वो कौन से मॉडल पे लिखी गई है, पेट्रार्कन मॉडल पे इन्होंने पीवी शैली ने इसको कंपोज किया, ओके। तो अब हम स्टार्ट करेंगे हमारी पोएम का एनालिसिस, फर्स्ट कैंटो का, या ये कहें कि फर्स्ट सोनेट का हम इसका एनालिसिस स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन, ओके। ओ वाइड वेस्ट विंड, thou breath of autumn's be। तो फर्स्ट लाइन आप स्टूडेंट्स यहां पे देख रहे हैं, आपको मैंने बता दिया कि ऑड बेसिकली क्या होती है, ये किसी को एड्रेस करके लिखी जाती है, किसी को संबोधित करके वो लिखी जाती है। तो यहां पे कोई किसको एड्रेस कर रहे हैं या किसको इन्वोक कर रहे हैं, वेस्ट विंड को कह रहे हैं, क्योंकि वो वेस्ट विंड को क्या मीडियम मानते हैं कि वो फिर से समाज के अंदर रिफॉर्मेशन ला सके, फिर से रेवोल्यूशन ला सके, वो क्रांति ला सके। तो वो वाइल्ड वेस्ट विंड को कहते हैं, उसको पुकारते हैं, उसको एड्रेस करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, आप यहां पे देख रहे हैं WWW। तो स्टूडेंट्स आपको पता है कि जब कॉन्सोनेंट साउंड किसी वर्ड के शुरू में रिपीट होता है बार-बार, तो वहां पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है, एलिट्रेशन होता है। यहां पे स्टूडेंट्स क्या है, एलिट्रेशन, जिसको आप हिंदी में थोड़ा सा अलंकार कहते हैं। एलिट्रेशन में क्या होता है कि जब सेम कॉन्सोनेंट से शुरू होकर वर्ड्स रिपीट होते हैं। अब जैसे वाइड वेस्ट विंड कहता ओ जंगली पश्चिम से आने वाली हवा। स्टूडेंट्स आपको बता दूं मैं कि पीवी शैली उस समय इटली के अंदर थे और वहां पे बहुत तेज हवाएं चल रही थी, बहुत तेज हवा चल रही थी, वहां पे समुद्र के किनारे बैठे हुए थे। तो उस समय उन्होंने इस पोएम को कंपोज किया। तो कह रहा ओ पश्चिम से आने वाली जंगली हवा, दाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, कहता है कि तुम भी किसको लेके आती हो, तुम भी किसको लेके आती हो, पतझड़ को लेके आती हो। अब स्टूडेंट्स ऑटम क्या होता है, ऑटम पतझड़ होता है। तो पतझड़ को कहता है लाने वाली कौन है, ये जो पश्चिम से आने वाली जंगली हवा है, क्योंकि जब ये हवा आती है तो पेड़ों के पत्ते वगैरह गिरते हैं, सूखते हैं। तो ये कहता है वर्ड फर्स्ट लाइन के अंदर ओ जंगली पश्चिम से आने वाली हवा, तुम ही किसको लेके आती हो, ऑटम को लेके आती हो। बेसिकली चार सीजन होते हैं स्टूडेंट्स, ऑटम होता है, विंटर है, स्प्रिंग है और समर है। तो कहता है कि ओ पश्चिम से आने वाली जंगली हवा, तुम किसको लेके आती हो, ऑटम को लेके आती हो। और फर्स्ट लाइन में उन्होंने क्या फिगर ऑफ स्पीच यूज किया स्टूडेंट्स, एलिट्रेशन यूज किया है।
डाउ फ्रॉम, अब देखिए यहाँ पे उन्होंने आर्किक लैंग्वेज यूज किया है, मतलब जो एनिशियल फॉर्म ऑफ राइटिंग वर्ड था ना, जैसे वैसे तो अपने वर्ड में यू लिखते हैं इसको, लेकिन यहाँ पे वर्ड ने इसको क्या लिखा है, दाउ लिखा है ना, ये ऐसे होता है दाउ, दाय, दी। जैसे हमारी करंट इंग्लिश में क्या है, यू है, योर और यू, इस तरीके से। ओके, कह रहा है दाउ फ्रॉम whose unseen presence the leaves dead are driven like ghosts from an enchanted flame। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे बता रहा हूँ enchanter क्या होता है, जिसको आप तांत्रिक कहते हैं, क्या कहते हैं, तांत्रिक। अब मैं शुरू करता हूँ उसको थर्ड लाइन से, फिर आपको सेकंड समझ लाइक घोस्ट, कहता है जिस तरीके से जब एक इंचेंटर आता है, एक तांत्रिक आता है, तो उसके डर से जितने भी घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, भाग जाते हैं। तो कहता है ऐसे ही लग रहा है कि जितनी भी पत्तियां थी ना, जो सूखी पत्तियां थी, जो सूखी पत्तियां थी, वो जैसे ही तुम आती हो तो तुम्हारे आने पर वो पत्तियां क्या हो जाती हैं, आर ड्राइवन, वो वहां से भाग जाती है। भाग जाने का मतलब है पत्तियां भागती नहीं है, क्या होता है कि वो हवा जो आती है पत्तियों को अपने साथ उड़ा के ले जाती है। हमें ऐसा लगता है अनसीन प्रेजेंस, क्योंकि जो एयर रेस्टोरेंट्स जो विंड है, विंड को हम देख नहीं सकते, ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो कह रहा है कि जिस तरीके से एक इंचेंटर आता है, एक तांत्रिक आता है, तांत्रिक के आने पर सारे भूत भाग जाते हैं, घोस्ट भाग जाते हैं, ऐसा लगता है कि तुम्हारी जब प्रेजेंस होती है ना, जब तुम आती हो तो पत्तियां तुम्हारे घर से क्या होती है, ऐसा लगता है कि भागी है, हवा में उड़ के चली जाती है, या तुम अपने साथ पत्तियों को उड़ा के ले जाती हो, ऐसा लगता है कि पत्तियां तुमसे डर गई हैं। जिस तरीके से एक इंचेंटर से तांत्रिक से घोस्ट डरते हैं। अब यहाँ पे देखिए उन्होंने जो लीव्स है, लीव्स की कंपैरिजन किससे की है, घोस्ट से की है। यहाँ पे उन्होंने क्या कंपैरिजन की है घोस्ट से, और वर्ड का यूज किया है लाइक, तो इट मींस यहाँ पे कौन सा उन्होंने फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, स्टूडेंट्स सिमिली यूज किया है। ओके, चलते हैं हम इसकी फोर्थ लाइन की ओर, येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। अब यहाँ पे उन्होंने ये बताए हैं अलग अलग प्रकार की जो लीव्स होती हैं, कहता है कुछ लीव्स येलो पड़ती हैं, कुछ सड़ने के बाद ब्लैक हो जाती है, और कुछ पीली सी है, और कुछ बहुत ज्यादा लाल है। ये स्टूडेंट्स बीपी शैली ने अलग अलग जो लीव्स होती हैं उनके टाइप्स बताए हैं कि अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं उनकी पत्तियां अलग अलग रंग की होती हैं। वैसे कुछ पत्तियां तो पीली हैं, कुछ सड़ने के बाद काली हो चुकी है, ब्लैक हो गई है, कुछ पीले रंग की है, कुछ हेक्टिक रेड है, कुछ बहुत ज्यादा लाल है। पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड, स्टूडेंट्स ये कितना क्या है, ये एक फ्रेज है, ये क्या है, एक फ्रेज है। अब इस फ्रेज को कैसे सुने, पेस्टिलेंस क्या होता है, एक प्रकार की बीमारी होती है, जिसको आप कह सकते हैं एपिडेमिक कह सकते हैं ना, जो संक्रामक बीमारी होती है। तो पेस्टिलेंस एक प्रकार की क्या है, एपिडेमिक है, बीमारी। और मल्टीपल मतलब क्या होता है, क्राउड, बहुत बड़ी संख्या में। अब कहता है कि जिस तरीके से एक बहुत बड़ा क्राउड है और उसके अंदर कोई बीमारी फैल जाती है, कोई एपिडेमिक फैल जाती है, वो सारे एक एक करके क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो कहता है ऐसे ही लगता है कि जैसे उन सारी पत्तियों को, चाहे वो येलो है, चाहे ब्लैक है, चाहे पेल है, चाहे हेक्टिक रेड है, उन सभी को एक बीमारी लगती है और वो सारी की सारी एक एक करके क्या हो रही है, मर रही है। मतलब तुम उन सभी को क्या कर देती हो, उन सभी को मार देती हो, अपने साथ उड़ा के ले जाती हो। ओके, ओ दाउ वो चैरिटेस्ट टू देयर डार्क विक्ट्री बैड, कहता कि तुम क्या करती हो, ओ दाउ तुम उन्हें रथ में बिठाती हो। चैरिटेस्ट का मतलब क्या है, चैरिटी का मतलब रथ होता है, और चैरिटेस्ट का मतलब जो हमारी वेस्ट विंड है, ऐसा लगता है कि उसके पास रथ है और वो उस रथ में उन सारी पत्तियों को, लीव्स को बिठा के कहां लेके जा रही है, उनके विंट्री बेड पर लेके जा रही है। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है कि ऑटम के बाद स्प्रिंग आता है, फिर विंटर आता है, हमें ऐसा लगता है कि वो उनको कहां लेके जा रही है, उनके विंट्री बेड की ओर लेके जा रही है। उन पत्तियों को पतझड़ में से उड़ा के ऐसा लग रहा है कि वो कहां लेके जा रही है, उनको जो अंधेरे वाली जो शरद ऋतु है ना, जो सर्दी का मौसम है, ऐसा लगता है कि उन्हें विंट्री बेड की ओर लेके जा रही है। अब विंट्री बेड को हम आगे और क्लियर करेंगे कि विंट्री बेड पॉइंट किसको कह रहा है, नेक्स्ट जो हम स्टैंड अप करने वाले स्टूडेंट्स। तो आपको ये बात क्लियर हुई। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम हमारे
जो इस पॉइंट की नेक्स्ट लाइन, द विंड सीड्स वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। कहता है कि तुम उन पत्तियों को उड़ा के कहां ले जाती हो, उनके विंट्री बेड तक पहुंचा देती हो। वहां पे वो क्या होते हैं, द विंड सीड वेयर दे लाई कोल्ड एंड लो। कहता है वहां पे वो जमीन के अंदर पड़े रहते हैं। कोल्ड एंड लो का मतलब क्या है कि वहां पे वो इनएक्टिव पड़े रहते हैं। क्या पड़े रहते हैं, इनएक्टिव। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको ध्यान है ना कि जब हवा अपने साथ में पत्तियों को उड़ा के ले जाती है या कुछ बीज वाले फ्रूट्स को उड़ा के ले जाती है, तो वो फिर दूसरी जगह जाके कहीं जमीन में गड़ जाते हैं, उनके ऊपर मिट्टी आ जाती है और कुछ समय तक वो मिट्टी में ही पड़े रहते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि जो बीज हैं, जो सीड्स हैं, वो कुछ देर जमीन में पड़े रहते हैं। कैसे, इनएक्टिव, कोल्ड एंड लो। ईच लाइक अ कॉर्प्स। कॉर्प्स क्या होती है स्टूडेंट्स, डेड बॉडी होती है। अब यहाँ पे फिर से टीबी शेलर ने क्या यूज किया है, सिमिली यूज किया है कि उसने सीड्स को किससे कंपेयर कर दिया, कॉर्प्स से कंपेयर कर दिया, लाइक का यूज किया। तो फिर से इसमें सिमिली है। कहता है कि वो जो बीज है, जो सीड है, वो ऐसे जमीन में पड़े रहते हैं जैसे कि क्या होता है, ईच लाइक अ कॉर्प्स विद इन इट्स ग्रेव, कि जैसे किसी कब्र के अंदर डेड बॉडी पड़ी हुई है। जैसे कब्र में डेड बॉडी पड़ी रहती है, अंदर जमीन के अंदर पड़ी रहती है, तो वैसे ही ठीक ऐसा लगता है कि जो बीज है वो जमीन के नीचे पड़े हुए हैं। अनटिल दाइन एज योर सिस्टर, तब तक पड़े रहते हैं वो बीज जमीन में जब तक, दाइन मतलब तुम्हारी, योर्स, दाइन का मतलब यहां पे क्या है, योर्स, वही है, आर्किक लैंग्वेज है। अब देखिए एज़्योर क्या होता है, ब्लू होता है। वैसे देखिए एज़्योर में स्काई भी होता है, आसमान भी होता है, और आसमान क्या होता है, नीले रंग का होता है। तो एज़्योर सिस्टर, अब एज़्योर सिस्टर किसको बोला गया है कि जो स्प्रिंग के समय यहां पे है कि पश्चिम से चलने वाली हवा, देखिए वेस्ट विंड किस ओर से चलती है, पश्चिम से चलती है, तो उसी की सिस्टर किसको बोला गया है, जो पूर्व से बहने वाली हवा है। तो अब यहां पे देखिए उन्होंने क्या यूज किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, क्योंकि हवा की सिस्टर नहीं हो सकती। तो यहां पे सिर्फ उन्होंने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। तो वो कह रहा है कि पूर्व से चलने वाली हवा जब तक नहीं आती, जो तुम्हारी सिस्टर नहीं आती, ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो, जो कि कब बहती है, जो बसंत ऋतु में बहती है। दोबारा फिर चलते हैं, कहता है वो बीज जमीन के अंदर कब तक इनएक्टिव पड़े रहते हैं, एक डेड बॉडी की वजह से डेड बॉडी ग्रेव में पड़ी रहती है, जब तक तुम्हारी ही सिस्टर, यानी कि जो पूर्व से चलने वाली हवा जो कब बहती है, बसंत में बहती है, जब तक वो नहीं आ जाती तब तक वो सीड वैसे ही पड़े रहते हैं। ओके, हर क्लेरियम ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, कहता है कि वो तुम्हारी सिस्टर जो स्प्रिंग के अंदर बहने वाली हवा आती है, वो ब्लो करती रहती है, क्लेरियन अपने शंख को बजाती रहती है, ट्रम्पेट, शंख नहीं सॉरी ट्रम्पेट, ट्रम्पेट, ट्रम्पेट एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो कह रहा है कि ऐसा लगता है कि वो जब तक अपना क्लेरियन बजाती रहती है, जब तक अपना ट्रम्पेट बजाती रहती है, ओके, जो तुम्हारी सिस्टर, सिस्टर किसको बोला गया है कि जो पूर्व से चलने वाली हवा है, ओके, और कहां बजाती है, ओवर द ड्रीमिंग अर्थ। अब देखिए अर्थ कभी ड्रीम नहीं करती, अर्थ कभी सपने नहीं लेती, उस पे रहने वाले लोग सपने लेते हैं। तो यहां पे पॉइंट ने क्या यूज किया है, ट्रांसफर्ड एपिथेट, स्टूडेंट याद रखना, ट्रांसफर्ड एपिथेट। कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है यहां पे, ट्रांसफर्ड एपिथेट किया है, यानी कि उन्होंने एक जो आप कहें कि ट्रांसफर कर दिया कि ह्यूमन बीइंग सपने लेते हैं, और यही चीज किसको ट्रांसफर कर दी, अर्थ को कर दी, कि अर्थ ड्रीम ले रही, सपने ले रही। मतलब एपिथेट करना किसी चीज को, किसी चीज की जो सिम्टम्स होते हैं, उसके जो फीचर्स होते हैं, उसको दूसरी चीज से कंपेयर कर देना, ओके, यानी उसको ट्रांसफर कर देना किसी दूसरे को, जो उसके सिम्टम्स होते हैं या उसकी जो विशेषताएं होती है। तो कह रहे जब तक तुम्हारी जो पूर्व से बहने वाली हवा नहीं बहती है, अपने ट्रम्पेट को बजाती नहीं है, तब तक वो सीड्स ऐसे ही पड़े रहते हैं। अब फिर क्या कहता है, ड्राइविंग स्वीट बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन द एयर। कहता है जिस फ्लॉक में क्या होता है, झुंड होता है ना, जो पशुओं का झुंड होता है, कहता है जिस तरीके से पशुओं का झुंड है वो इकट्ठे जाते हैं, जब उनका मालिक उनको चारे के लिए लेके जाता है, वो सारे इकट्ठे निकलते हैं। यहाँ पे देखिए फिर से टीबी शेलर ने लाइक यूज किया है, फ्लॉक्स, ठीक है, बर्ड्स की तुलना किससे कर दी है, फ्लॉक से कर दी है। तो फिर से सिमिली यूज किया है, कहता है कि तुम क्या करती हो, तुम उन कलियों को, स्वीट बर्ड्स को अपने साथ ऐसे उड़ा के ले जाती हो, इकट्ठा करके, जैसे कि कोई झुंड चारा खाने जा रहा है, तुम ऐसे उनको हवा में ले जाती हो, ऐसा तो तुम उनको फीड करा रहे हो, तुम उनको खाना खिलाने के लिए लेके जा रहे हो। विद लिविंग यूज
एंड एडवर्स प्लेन एंड हिल, और कहता है कि तुम उन्हें कहां लेके जाती हो, तुम उन्हें मैदानों में, प्लेन्स में लेके जाती हो, पहाड़ियों में लेके जाती हो, अडोर मतलब वहां पे तुम उनकी खुशबू को बिखेरती हो, और लिविंग ह्यूज, ह्यूज में क्या होता है, कलर्स, क्या होते हैं, कलर्स। क्योंकि अभी यहाँ पे आप इसमें देख रहे हैं ना कि उन्होंने अलग अलग तरह की पत्तियां बताई हैं, कुछ येलो होती हैं, कुछ पेल होती हैं, कुछ हेप्टिक रेड होती है, तो तरह तरह के तुम कलर्स को बिखेरते हुए, उनकी खुशबू को बिखेरते हुए, और तुम उन्हें कहाँ ले जाती हो, पहाड़ियों के ऊपर ले जाती हो, उन पत्तियों को, लीव्स को, और कहाँ, मैदान के ऊपर लेके जाती हो। वाइल्ड स्पिरिट विच आर मूविंग एवरीवेयर, कहता कि वाइल्ड स्पिरिट, तुम्हारा जो पावर है, तुम्हारी जो शक्ति है, वो उसकी जो मैं आर्ट देख रहा हूँ, उसकी जो कला देख रहा हूँ, वो हर जगह देख रहा हूँ। क्योंकि वेस्ट विंड जब बह रही है तो सारे पेड़ों के पत्ते गिरेंगे, ऐसा नहीं है कुछ पेड़ बच जाए, जो एवरग्रीन रहते हैं वो तो अलग सिस्टम है। ओके, तो कहता है कि मैं तुम्हारी आर्ट को, तुम्हारी उस कला को हर जगह देख रहा हूँ, तुम हर जगह मूव करती हो, तुम हर जगह जाती हो। डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर हियर और हियर, ताकि फिर से आप देखिए हियर हियर रिलेशन है, तो यहाँ पे देखिए ये भी शैली क्या कर रहा है, वेस्ट विंड को डिस्ट्रॉयर भी कह रहा है, क्योंकि एक समय वो क्या करती है, वही हवा है, जब वो पश्चिम से चलेगी, जंगली बन के चलेगी, तो वो क्या करेगी, लीव्स को डिस्ट्रॉय कर देगी, लेकिन जैसे ही वो कहां से चलेगी, ईस्ट से चलेगी, पूर्व से चलेगी, तो वो क्या करेगी, प्रिजर्व करेगी। मीन स्प्रिंग के अंदर वो प्लांट्स को, ट्रीज को नया जीवन देती है। हियर और हियर, सुनो सुनो, जंगली हवा को पुकार रहा है। तो स्टूडेंट्स, ये था पीबी शैली की ऑड टू द वेस्ट विंड, जो कि फेमस ऑड है, उसका फर्स्ट कैंटो, जो कि एक सोनेट है। स्टूडेंट्स, आपको समझ आया होगा, इस वीडियो को आप स्टूडेंट्स दोबारा जाकर देख सकते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इसमें फिगर स्पीच काफी यूज किए हैं, ट्रांसफर एपिथेट किया है, पर्सोनिफिकेशन यूज किया है, सिंपली यूज किए हैं, और यहाँ पे वो जो हमारी वेस्ट विंड है उसको डिस्ट्रॉयर भी कह रहा है और उसको प्रिजर्वर भी कह रहा है ना। प्रिजर्वर कब बनती है, स्प्रिंग में आने पर, और डिस्ट्रॉयर कब बनती है, जब वो कब चलती है, ऑटम में चलती है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में इतना ही, हमारा फर्स्ट कैंटो इसका कंप्लीट हो चुका है, लाइव में इसकी समरी और एनालिसिस को कर चुके हैं, एक्सप्लेन कर चुके हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हम इसके कैंटो सेकंड के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट टाइम।